10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का वन शॉट आईएमपी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको मैं मार्किंग करके देने वाला हूँ। सीरीज के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए या नहीं आए, या इंटरनल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इस आईएमपी के थ्रू आपकी 2025 की वन शॉट आईएमपी की और साइंस 2 की प्रिपरेशन पूरी की पूरी कंप्लीट होने वाली है। सारे के सारे वन शॉट आईएमपी वाले वीडियोस देख लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। चलो शुरू करते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट आईएमपी। तो लेट्स बिगिन। सारी बातें मैंने आपको बता दी है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और कितना कुछ कवर होने वाला है। एक्साइटेड हो आप लोग? चलो पेज नंबर 1 की बात करेंगे ना। पेज नंबर 1 पे अब तक 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट स्टिल देयर इज सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज 1 ग्राम पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन पे यू विल गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब अगर आप एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जैसे कि राइस, चपातीज, शुगर्स, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो आपको 4 किलो कैलोरी का मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आ सकता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? जो भी हम कंजप्शन कर रहे हैं उसको एनर्जी में हम बदलते हैं, हमारी बॉडी बदलती है और उस एनर्जी को हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। चैलेंज नंबर 1, जिसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है, दैट इज डैश एनर्जी पर ग्राम ऑफ फैट। जैसे कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो 1 ग्राम फैट से कितना एनर्जी मिलेगा कमेंट करके आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट कर लो। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के सेकंड पेज पे, उसके पहले आपको चैलेंज नंबर 2 में आपको दे रहा हूं, आंसर कमेंट करते रहना। चैलेंज नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 पे डिपेंड है। चैप्टर नंबर 2 चैलेंज नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 पे डिपेंड है। तो सो दैट जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स के वन शॉट आईएमपी देखते जाएंगे तो हमें पीछे के चैप्टर्स भी याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे का भूल जाओगे। करेक्ट है? तो ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, टेल बोन, ईयर पीस, विजडम टीथ और हार्ट, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? कमेंट कर लो चैलेंज नंबर 2 का। चैलेंज नंबर 1 का देखो कैसे करना, कमेंट में C1 लिखना है, जो भी आंसर है वो टाइप करना है, C2 लिखना है, जो भी आंसर है वो टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम वन शॉट आईएमपी में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये डायग्राम है। आजकल नहीं, आपको पता है सभी को कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड्स वालों के बड़े प्यारे हो चुके हैं। आजकल नॉर्मली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे। पिछले 5 साल के मैंने पेपर्स एनालिसिस किए, तो यहाँ पे इजी कर लिया पेपर। जहाँ पे आपको बहुत सारा भर भर के 1.5 पेज का आंसर लिखना पड़ता था, एक एक पेज का, अब ऐसा नहीं है। डायग्राम आता है, 3-3 मार्क्स के लिए, और कुछ डब्बे बॉक्स दिए रहते हैं आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम बेस पूरा अच्छे से आप कर लेना। जैसे कि दिस इज नेसल कैविटी, जहाँ से आपकी एयर एंटर करती है। दिस इज ओरल कैविटी, जहाँ पे आप खाना फूड कंज्यूम करते हो, फूड एंटर होता है। दिस इज लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, जहाँ से आप आवाज प्रोड्यूस करते हो। दिस इज ट्रैकिया, जहाँ से आपका एयर, जो भी आप एयर इनहेल कर रहे हो वो लंग्स के अंदर जा रहा है। दिस इज राइट लंग्स, दिस इज लेफ्ट लंग्स, दिस इज डायफ्रेगम, जो आपको रेस्पिरेशन में एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में मदद करता है। एंड दिस इज एल्वोली, जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। बट हाँ, आपको रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पूरा डिटेलिंग में नहीं है, डायग्राम बस ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आपको आ सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो लुक एट दिस। यहाँ पे आप ध्यान देना। अभी बहुत बढ़िया तरीके से मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा आपको। अब ये वाला जो मैंने पॉइंट आपको बताया है, ये हाईलाइट करके दिया, इसको ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, बॉडी का मेन काम क्या है? बॉडी का काम है उस खाए हुए कार्बोहाइड्रेट्स को या फूड को एनर्जी में क्या करना? कन्वर्ट करना। और एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या बनता है बॉडी के अंदर? एटीपी बनता है। एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी के मॉलिक्यूल, आप बोल सकते हो। ठीक है ना? तो जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं, मतलब ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, बराबर। तो ग्लूकोज जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वापस सुनना, जो भी हम ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, कंज्यूम करते हैं तो बॉडी के अंदर जाके क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बात समझ में आया? और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आप कह सकते हो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन की मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाए हुए फूड से अपने बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी क्यों चाहिए? डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज करने के लिए। और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, जिसको एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बराबर। तो दिस इज व्हाट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है खाए हुए खाने से। सेल्यूलर रेस्पिरेशन occurs among the living organism by 2 मेथड। हमारे बॉडी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 तरीके से होता है। डेफिनेशन याद रखना सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, 2 तरीके से होता है। पहला है
एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो, वो ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद होता है, आप ये ध्यान रख सकते हो। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी ग्लूकोज आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड यू विल गेट और ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी। करेक्ट है। तो एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे जुलाई 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और अच्छी बात यह है कि ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3C का। तो मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वो एक्सरसाइज के हैं या एक्सरसाइज के नहीं है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एक्सरसाइज भी पढ़ना जरूरी है या उसके साथ साथ आपको अंदर की बातें भी पढ़ना जरूरी है कि पूरा चैप्टर समझना जरूरी है, सब पता चलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सेल्युलर रेस्पिरेशन समझा, एरोबिक समझा, एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज होता है और ये ऑक्सीडाइजेशन 3 स्टेप्स फॉलो करती है। कितने स्टेप फॉलो करती है, 3 स्टेप। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप से ग्लाइकोलिसिस। तो आप बोल सकते हो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है समझो। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझे। पहले बता ग्लाइकोलिसिस होता है क्या है। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर सेल होता है और सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म होता है, ये लिक्विड फ्लूइड होता है, बराबर। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म वाले इलाके में होती है। कहाँ होती है, पहला याद रखना, सेल के साइटोप्लाज्म वाले इलाके में होती है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के और 2 मॉलिक्यूल NADH2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट करके बताया है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। लुक एट हियर, लुक एट हियर, अच्छे से देखो। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और 2 मॉलिक्यूल किसके बन रहे, पायरुविक एसिड के बन रहे, और उसके साथ साथ 2 ATP बनती है, 2 NADH2 बनता है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस पे भी पिछले 2-3 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू शुड रिमेंबर दिस, ओके, यू शुड लर्न दिस, ओके। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस यहां से यहां तक, जिसमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन गए और साथ में 2 ATP, 2 NADH2 और 2 वाटर। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है। तो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दिस इज इंटरमीडिएट प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस के बाद एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होती है जिसमें ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड बना था वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए, आप बोल सकते हो ये भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है। तो इस इंटरमीडिएट प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस इंटरमीडिएट प्रोसेस में यू कैन चेक हियर कि जो पायरुविक एसिड आपका बना था वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और इस दौरान 2 NADH2 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो हम जब एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड वहां से जमा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोसेस भी आपको ध्यान रखना है। स्टिल आई विल से दैट कि इस पे अब तक क्वेश्चन नहीं आए, बट आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लुक एट हियर। इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो इंटरमीडिएट प्रोसेस में बना था ग्लाइकोलिसिस के नीचे जो प्रोसेस थी। पहले बात करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल सेल के कौन से इलाके में होती है, तो वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले इलाके में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के पास भी अलग अलग ऑर्गेनल्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऑर्गेनल्स है, उसके अंदर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है। समझ में आया, TCA शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TCA साइकिल, ओके। तो ये उसके अंदर होती है। इसमें होता क्या, इसमें आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्या इसमें होता है, सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट्स वाई 3 कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल होने की वजह से इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। पहला ध्यान रखना, ये साइक्लिक प्रोसेस है कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मैंने बता दिया। और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, NADH2 निकलता है और FADH2 निकलता है। देखो
टीसीए के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, वो इंटरमीडिएट में हो रहा था। आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो यहाँ पे लिख के रखा, वो इंटरमीडिएट प्रोसेस था। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिस इंसान ने इसके बारे में बताया था उसका नाम क्रैब था, तो उसका क्रैब साइकिल करके भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। क्वेश्चन आया एक्सप्लेन क्रैब साइकिल या एक्सप्लेन ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, दोनों का आंसर सेम है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, डिफरेंस अगर आता है तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में और क्रैब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला डिफरेंस। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, ये उनके जीन साइंटिस्ट ने मिलकर खोज किया, उनके नाम का पहला लेटर से ईएमपी शॉर्ट फॉर्म बना है। तो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं और क्रैब साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है और क्रैब साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी 10th स्टैंडर्ड के लिए लेटेस्ट वीडियो होगा उसका अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो जो भी दोनों में से जो चैनल आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, तुरंत आप ज्वाइन कर लेना। ओके, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है यहाँ पे, लुक एट दिस, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। दिस इज द थर्ड प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस का ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं, पहला प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस क्रैब साइकिल हो गया और तीसरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोसेस भी हमारी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है ना, तो ये पूरा हमारा ग्लाइकोलिसिस में क्या, ये हमारा पूरा ऑक्सीडेशन हो चुका है ग्लूकोज का कंप्लीट। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ग्लाइकोलिसिस ध्यान रखना, क्रैब साइकिल आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है और साथ में क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। बस ये लाइन जस्ट पढ़ लेना। ध्यान रखना आप इस बात का कि जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या यू कैन से दैट यूजलेस प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, जो रेस्पिरेशन के थ्रू हम एक्सहेल कर लेते हैं। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में हमें क्या मिलती है, पूरी प्रोसेस से एनर्जी मिलती है। दैट्स इट। ओके, ध्यान रखना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइजेशन से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं। अप्रोक्स 38, कितने, अप्रोक्स मतलब लगभग 38 एटीपी बनती है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर आपने खाया तो उससे 38 एटीपी बनेगी, मतलब 38 आपको एनर्जी मिल जाएगी, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ओके, हाँ, ये फुल फॉर्म लिख के रखे, ये सारे एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनके फुल फॉर्म यहाँ पे लिख के रखे। अगर आ जा, चांसेस कभी आया नहीं बट स्टिल एक बार रीड कर लो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्किंग मैंने आपको करके रखे। अब बात करते हैं हम एटीपी के बारे में। तो लुक एट दिस, एटीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एटीपी का डेफिनेशन और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में ध्यान देते हैं। पहला बात करेंगे कि भाई एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, इसके पास एनर्जी होती है। ये एनर्जी कहाँ छुपी होती है हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी इज स्टोर इन द बॉन्ड बाय विच फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच। ये एनर्जी यहाँ छुपी हुई है। एनर्जी कहाँ छुपी हुई है, एनर्जी उन बॉन्ड में छुपी हुई है जहां से फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, और ये दोनों इस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। इस बॉन्ड के अंदर वो एनर्जी छुपी हुई है, मतलब जब जब ये बॉन्ड टूटेगा एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अंडरस्टैंड, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी कहाँ छुपी हुई है, एटीपी के अंदर एनर्जी कहाँ छुपी हुई है, बॉन्ड बाय विच फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच, उस बॉन्ड के अंदर जिसके द्वारा फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, टू ईच अदर एज पर द नीड। और जब जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। जब जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ये बॉन्ड टूटेगा और एनर्जी बाहर निकलेगी, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है गिव साइंटिफिक रीजन में कि भैया एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं। वापस सुनना, एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको इज्जत देना है। क्या देना है, इज्जत देना। समझ में आ गई पूरी बात। हाँ, ये डायग्राम आप देख लेना, बट नो, कोई रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है डायग्राम को, बस इतना ध्यान रखना एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन से हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है। उसी तरीके से लिपिड्स मतलब फैट्स,
फैट्स हमारे बॉडी में, जो भी हम फैट्स खाते हैं, ऑयल वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, तो जो फैट होता है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होके, यू कैन से मेटाबोलाइज होके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड कहाँ मौजूद होता है? जो सेल होता है ना, सेल के ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, वो फैटी एसिड्स की मदद से बना होता है, ठीक है ना। तो लिपिड जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ग्लूकोजेंस में कन्वर्ट होता है, स्टोर होता है बॉडी के अंदर ग्लूकोजन के फॉर्म में, और प्रोटीन जो भी हम खाते हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड्स में। ध्यान रखना, किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड्स में, जो भी हम प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है, और फिर फैटी एसिड और अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एनर्जी ऑब्टेन, और वापस से हमें एनर्जी। जैसे ग्लूकोज का प्रोसेस था वैसे ही है एक तरीके से। लिपिड जो है पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, वैसे ही प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और अमीनो एसिड वापस से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, जैसे ग्लूकोज हो रहा था। बात समझ में आया? ओके, थ्रू द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोएंजाइम बाय द क्रेब्स साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये प्रोसेस भी कहां हो रही है? क्रेब्स साइकिल में हो रही है। क्रेब्स प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, और ये कहां हो रही है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ग्लूकोज का पढ़ लिया, लिपिड्स का भी पढ़ लिया, प्रोटीन का भी पढ़ दिया। हाँ, तो हमने बोला था ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। क्वेश्चन अगर आया एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस या एक्सप्लेन ईएमपी पाथवे, दोनों का आंसर सेम लिखना है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आया या फिर क्रेब्स साइकिल आया, तो दोनों का आंसर सेम लिखना है। दोनों नाम अलग अलग दिख रहे बट दोनों चीजें एक है। ओके, अब देखो ये वाले डायग्राम पे मार्च 2019 को 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, और ये हमारा एक से तरीके से हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये इसमें क्या दिया था आपको, ये जो हिस्से मैंने ग्रीन करके रखे ब्लैंक्स दिए थे, आपको फिलअप करना है, दैट्स इट, 3 मार्क्स के लिए। तो वही हमने जो अभी पढ़ा कि लिपिड जो है, जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, कार्बोहाइड्रेट मतलब आप थोड़ी देर तक सोच के चलो ग्लूकोज, जो भी आपने ग्लूकोज कंज्यूम किया वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस की मदद से पायरुविक एसिड बनता है पहले तो उसका, फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, फिर एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में आपको एनर्जी मिल जाती है। उसी तरीके से लिपिड किस में कन्वर्ट होता है? लिपिड पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड फिर डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, फिर क्रेब्स साइकिल की मदद से इससे भी एनर्जी मिल जाती है। वैसे सेम प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइकिल की मदद से इससे एनर्जी मिल जाती है। ध्यान है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इतना सिंपल है, काम अच्छे से करते रहना। What you want tell me। आगे आपको इस चैनल से आपकी क्या क्या डिमांड है आपको मुझे बताते रहना। इस चैनल से आप क्या क्या चाहते हो? आप वन शॉट आईएमपी सारे चैप्टर्स के चाहते हो? कमेंट करना। और आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, आपको मैथ्स का कुछ चाहिए, एसएसटी के वन शॉट आईएमपी चाहिए, तो कमेंट करना, तो मिलेगा। तो फटाफट अपनी सारी मांग धड़ा कमेंट करते रहो। ओके, नेक्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। लुक एट दिस, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखो, दिस इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन का चार्ट। एक बात ध्यान रखना, इस पे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो ध्यान रखना, चांसेस बहुत ज्यादा है क्वेश्चन आने का, अच्छे से करना। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। हमने बात किया ना, ऑक्सीजन अब्सेंट, ऑक्सीजन होता ही नहीं है एनएरोबिक में, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, पहली बात तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज अगर आप ग्लूकोज हो और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस की मदद से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की मदद से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर इस पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, और क्या बनता है? डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक विनेगर और विटामिन। और ये फर्मेंटेशन करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेरियस माइक्रोब्स, मतलब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वापस सुनना, ग्लूकोज अगर होगा तो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होके अलग अलग विनेगर विटामिन वगैरह मिलेंगे, और ये प्रोसेस, ये फर्मेंटेशन करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे माइक्रोब्स का, तब जाके हमें विनेगर और विटामिन मिलेंगे। वापस से ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस की मदद से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और अगर पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन करवाएंगे तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन ये फर्मेंटेशन किसके प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा? ईस्ट के प्रेजेंस में। वापस सुनना, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन करवाना है, और हमें क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए। अगर आप पायरुविक एसिड से आपको अल्कोहल चाहिए तो आपको ईस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा फर्मेंटेशन करवाने के लिए। पायरुविक एसिड से आपको लैक्टिक एसिड चाहिए तो फर्मेंटेशन करवाने के लिए आपको इरिथ्रोसाइट्स या मसल सेल्स में ये प्रोसेस होगी। इरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना,
उसमें ये प्रोसेस होती है, और मसल सेल्स में ये प्रोसेस होती है व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज। बात समझ में आ गई आपको? तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन से तो कहां कहां हो रहे हैं, कौन कौन करवा रहा, ध्यान रखना। तो पायरुविक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है ईस्ट के प्रेजेंट में, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है इरिथ्रोसाइट और मसल सेल्स के अंदर, और पायरुविक एसिड विनेगर और विटामिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस माइक्रोब्स। ओके, सो दिस इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको आपको भूलना नहीं है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लुक एट दिस। तो यहां पे हमें एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। लुक एट दिस, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। मैंने बता दिया था, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। मैंने शॉर्ट में लिखा सो दैट आप याद कर पाओ, फिर बड़ा बड़ा करके लिख देना। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, एंड प्रोसेस में, इस प्रोसेस के एंड होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते, और इस प्रोसेस के एंड होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे हमने देखा था लैक्टिक एसिड वगैरह बाहर निकलता है, और अल्कोहल भी बाहर निकलता है। तो दिस इज व्हाट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये ध्यान रखना डिफरेंस के बारे में। अब बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से ऑलरेडी पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि sometimes higher plants and animal perform anaerobic respiration। कुछ हायर प्लांट्स और एनिमल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। ऐसा कब होता है? ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का डी का क्वेश्चन है। सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज अ डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग। अगर आसपास ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाए तो इस दौरान जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। कब? जब आसपास सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए। ठीक है, आर मसल सेल्स आल्सो परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। हमारे मसल सेल भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा था मार्च 2020, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये अंदर का क्वेश्चन है। और जुलाई 2020 में भी पूछा था 2 मार्क्स के लिए, मतलब 2 बार 2 पेपर में आया है, 2020 में आया लेकिन। ओके, तो आर मसल सेल्स also perform anaerobic respiration while performing exercise due to less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulated due to which we feel tired। तो हमारे मसल सेल्स एक्सरसाइज करते समय एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लग जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय हमारे बॉडी के दूसरे अंग, जो दूसरे ऑर्गन्स है, उनको ऑक्सीजन पहले भेजा जाता है, मसल सेल्स को बाद में भेजा जाता है। हमारी बॉडी पे बड़ी स्मार्ट है, जहां जरूरत है ऑक्सीजन की वहां पहले भेजेंगे। दिमाग को चाहिए, हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पहले भेजेंगे। तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मसल सेल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, और इस दौरान कम एनर्जी मसल्स में पैदा होती है, और फिर हमारे मसल्स टायर्ड, थके थके से फील करते हैं एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखो। यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है आपके लिए, व्हाइल मेकिंग दिस, हारने का नहीं, हमेशा कीप डूइंग समथिंग। ऐसा नहीं कि हम क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, और इस चक्कर में हम एंड में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आई विल से हारने का नहीं, कीप डूइंग। बड़ा नहीं तो छोटा से, छोटा छोटा करते रहो करते रहो करते रहो। 1 चैप्टर नहीं तो आधा चैप्टर दिन का करते रहो, रुको मत। ओके, हर चीज को बैलेंस बना के रखो। ओके, तो नाउ अब आते हैं हम प्रोटीन ऑफ एनिमल्स ओरिजिन। प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन जो प्रोटीन होता है उसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था, ध्यान रखना। मीट हो गया, एग हो गया, इसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन के में काउंट करते हैं। 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन के डाइजेशन से। 1 ग्राम प्रोटीन खाओगे, उसके डाइजेशन होने के बाद आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी का आनंद मिलेगा। ओके, आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आ चुके दोस्तों। तो ये तो प्रोटीन एंड डिफरेंट अमीनो एसिड्स, आपको पता है जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड की चेन होता है। अमीनो एसिड मतलब ये अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, और इससे जो बनता है दिस इज योर प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, बराबर। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे स्किन के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है वो होता है मेलानिन और केराटिन, ये ध्यान रखना।
जैसे कि मार्च 2021 में एमसीक्यू पूछा गया था, बोन्स कंटेन डैश अमीनो एसिड्स, बोन्स के अंदर कौन सा अमीनो एसिड मौजूद होता है? तो बोन्स के अंदर ओसिन नाम का अमीनो एसिड या यू कैन से प्रोटीन मौजूद होता है। बात समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पे जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि हीमोग्लोबिन के अंदर, ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? तो सॉरी, हीमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है? तो वो मौजूद होता है ब्लड के अंदर। ऐसा वो उल्टा क्वेश्चन पूछा था, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप देख पा रहे हो कितने बार क्वेश्चन आया है। जुलाई 2019 में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मार्च 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जैसा मेलानिन कौन से और कहां प्रेजेंट होता है? मेलानिन स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। केराटिन कहां प्रेजेंट होता है? तो केराटिन भी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे थे 3 मार्क्स के लिए, कौन सा कहां प्रेजेंट होता है। मार्च 2024 में कोरिलेशन वाला क्वेश्चन आया था, जैसे कि स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेलानिन। तो पेनक्रियास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे देखो, पेनक्रियास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इंसुलिन या ट्राइप्सिन, दोनों में से कोई भी एक लिखना था। तो यहाँ पे देखो इंसुलिन लिखा हुआ है। तो ये वाला चार्ट को अच्छे से चार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, दैट इज ग्लूकोनियोजिनेसिस, सॉरी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्सेस प्रोटीन होता है, ज्यादा प्रोटीन अगर हमने कंज्यूम कर लिया, आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, तो वो प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये डेफिनेशन एक जरा ध्यान रखना, एक्सेस प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स इट। ये इतना सा डेफिनेशन, इसको आपको भूलना नहीं है। एक्सेस प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। लुक एट दिस, देखो, जो भी आप फैट्स वगैरह कंज्यूम करते हो, जो भी आप लिपिड्स, फैट डाइजेस्ट करते हो, तो लिपिड्स और फैट का डाइजेशन करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स के अंदर और अल्कोहल के अंदर। किसमें? वापस सुनो, फैटी एसिड्स के अंदर और अल्कोहल के अंदर। और ये जो मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स विच इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। और फैटी एसिड जो हमने लिपिड्स खाया वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये इसी फैटी एसिड से क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड्स विच आर इसेंशियल, इसको मॉलिक्यूल्स और कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी फैटी एसिड से फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल बनते हैं और इन्हीं फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल से सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। सेल की क्या बनती है? सेल पता सभी को, सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट पे, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसके बनती है? फॉस्फोलिपिड से बनती है। और फॉस्फोलिपिड क्या एक तरीके का फैटी एसिड से बनता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए आप एक तरीके से बोल सकते हो लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से लिपिड्स और प्रोड्यूस करने के लिए काम आते हैं हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन्स भी फैटी एसिड्स की मदद से बनते हैं, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, 1 ग्राम फैट कंज्यूम करने से आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। कितना मिलता है? 9 किलो। तो क्वेश्चन येगा कि सर प्रोटीन से 4 मिल रहा था, कार्बोहाइड्रेट से 4 मिल रहा था और फैट से 9 मिल रहा, क्यों नहीं हम फैट खा लेते? इतना कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते फालतू का? कम खाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा। देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट ये खाते ही आपको तुरंत एनर्जी मिलता है। जैसे आपने शक्कर का पानी पिया, नींबू पानी पिया, आप तुरंत एनर्जेटिक फील करते हो। लेकिन जो लिपिड, जो फैट्स वगैरह होता है, उसको डाइजेशन होने में टाइम लगता है। तो फैट से जो एनर्जी मिलता है ना, वो एनर्जी को मिलने में टाइम लगता है। तो आप कह सकते हो फैट की कंज्यूम की हुई एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर होती है और लंबे समय के बाद आपको काम आती है। लॉन्ग टर्म में आपके ज्यादा काम आएगी, बट आपको इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए। 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपको काम करना है, एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट हमें वो एनर्जी देते हैं। बात समझ में आया? तो इसके लिए हम दो सबका बैलेंस बना के खाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्किन? आपके लिए चैलेंज नंबर 5, कमेंट करके बताना कि हमारे स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है। हमारा कोई चैलेंज छूट गया है क्या? लेट चेकआउट। हमारा अगर कोई चैलेंज छूट गया है तो, क्योंकि हम डायरेक्ट चैलेंज नंबर 5 पे आ गए, लेट चेकआउट कि कोई चैलेंज छूटा है कि नहीं छूटा हमारा। यहाँ पे आपको कोई चैलेंज नहीं मिला था। चैलेंज नंबर 1 देख लेते हैं हम कौन सा दिया था आपको। यहाँ पे चैलेंज नंबर 1 था। चैलेंज नंबर 2 हमने कहाँ दिया था? ओके, चैलेंज नंबर 2 हमने यहाँ पे। चैलेंज नंबर 3, चलो चैलेंज नंबर 3 चल रहा है। तो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन, आपको कमेंट करके बताना है चैलेंज नंबर 3 के बारे में कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है। चैलेंज नंबर 2 चलो कहीं छूट गया होगा मेरे हाथ से। यहाँ पे चैलेंज नंबर 2 ऊपर है क्या? लेट चेकआउट, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, चैलेंज नंबर 2, हाँ चैलेंज नंबर 2 ये हो गया। और चैलेंज नंबर 3 हमारा इधर हो गया कि C3 प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर इन, ये हो गया।
चैलेंज नंबर 4 कहाँ गया हमारा? चैलेंज नंबर 4, चैलेंज नंबर 4 इधर नीचे है हमारे पास। कमेंट करते रहना, हर चैलेंज को कमेंट करना बहुत जरूरी है। दैट इज एटीपी इज कॉल्ड डैश ऑफ द सेल। एटीपी को हम क्या कहते हैं? तो ये कमेंट करना, चैलेंज नंबर 4, एटीपी इज कॉल्ड डैश ऑफ द सेल। ठीक है, इसका मैंने आंसर बता दिया था। अब आते चैलेंज नंबर 5, जो हमारा आखिरी चैलेंज नंबर 5 था, वो किधर गया? नेक्स्ट पेज पे है। तो दिस इज चैलेंज नंबर 5। तो सारे चैलेंजेस हमारे अच्छे से अभी मिल गए आपको, तो अच्छे से कमेंट कर लेना चैलेंजेस के ऊपर। ओके, तो दिस इज योर चैलेंज नंबर 5। लुक एट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ठीक है, अब आते हैं हम विटामिन के ऊपर, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लुक एट दिस। तो मार्च 2024 में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, मार्च 2022 में 2 मार्क्स का, मार्च 2019 में 3 मार्क्स का। भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं विटामिन वाले टॉपिक से, ठीक है ना। तो विटामिन आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ विच ईच इसेंशियल प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इज इन द बॉडी। भाई विटामिन हमारे बॉडी के अंदर बहुत जरूरत है अलग अलग प्रोसेस करवाने के लिए। देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई, साथ में फिर के, और उसके बाद है उसमें से ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल, मतलब फैट के अंदर ये मिल जाते, घुल जाते हैं। ए डी ई के कौन से है? फैट सॉल्युबल। और जो ये बीसी वाले जो है, बीसी वाले जो है ये कौन से है? वाटर सॉल्युबल। आपको पता याद करना इजी है, बीसी वाले कौन से है? वाटर सॉल्युबल, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे थे? डेफिनेशन पूछा था, व्हाट इज विटामिन। तो विटामिन आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स विच, वो सब डेफिनेशन। फिर पूछा था कि विटामिन के टाइप्स बताओ, फिर पूछा था बताओ इनमें से कौन से वाटर सॉल्युबल है, फिर बताओ कौन से फैट सॉल्युबल है। समझ में आया आपको? ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बहुत विटामिन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गया, डेट देख के समझ में आ गया कितनी बार पूछा। Which vitamins are required for the production of FADH2 और NADH2। यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताना कि कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ FADH2 और NADH2। ठीक है, तो आपको मिल गया होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कर लो। हाँ, अभी देखो बोर्ड्स एग्जाम्स आ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ना बैठना पड़ता है एक जगह पे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आई नो दैट टीचर भी आपको ज्यादा मोटिवेट कर लेते हैं, पढ़ो 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 24 घंटे बैठे रहो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुलन रहना जीवन में बड़ा जरूरी है। तो योगा किया करो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ट्रिगर कर रहा हूँ आपको यार, अच्छी बात है, बार बार कोई बोलता है ना तो हम उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो जस्ट आई एम सेइंग, योगा करने का कोशिश करो, आधा घंटा दिन में, अच्छे दोस्तों के साथ घूमो, बोर्ड्स एग्जाम में पॉजिटिव दोस्तों के साथ घूमो जो आपकी हेल्प करे, पढ़ाई में भी हेल्प करे और बाकी सब अच्छे कामों में भी आपकी हेल्प करे। और थोड़ा सा आधा 1 घंटा दो नया कुछ सीखने के लिए, बिकॉज यू नो दैट आज का टाइम ऐसा कि हर टाइम न्यू टेक्नोलॉजी बनती जाती है, डेली कुछ नया हो जाता है, डेली कुछ नया हो जाता है। तो आपको नया सीखने वाली आदत लगानी पड़ेगी। तो आप सोचो कि आप क्या नया सीख रहे हो कि डेली एक ही काम करते जा रहे हो। थिंक अबाउट इट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। फाइबर्स के बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया। फाइबर्स आर द आल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। द फैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, क्वेश्चन आता है इस पे कि फाइबर्स इसेंशियल है, क्यों है, फाइबर डाइजेस्ट नहीं करते। इस पे क्वेश्चन आया नहीं बट आ सकता है। तो फैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसा ग्लूकोज को कर पा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट को कर पा रहे थे, फाइबर्स को नहीं कर पाते हैं। बट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को डाइजेस्ट होने में फाइबर्स मदद करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को डाइजेस्ट होने में फाइबर्स मदद करते हैं। और किसमें मदद करते हैं? इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, और जो फूड, जो सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुए हैं उनको बॉडी से बाहर फेंकने में भी मदद करते हैं। तो द फाइबर्स फ्रॉम लेफी वेजिटेबल से मिलते, फ्रूट से मिलते, सीरियल से मिलते। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए कि बताओ भाई सोर्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर कहां से मिलता है, एक एक नाम लिख दो, दो नाम लिख दो। तो ये ध्यान रखना फाइबर्स के बारे में, फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं होते, फाइबर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और फाइबर कहां से मिलता है। तो मे बी ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इस वाले टॉपिक पे। लुक एट दिस, सेल डिवीजन। क्वेश्चन आया था मार्च 2022 में 2 मार्क्स का और मार्च 2021 में 2 मार्क्स का। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था दोनों बार। तो यहाँ पे 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई सेल डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट क्या है? देखो भाई, सेल अगर डिवाइड नहीं होंगे
तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा कैसे होगा, उसके अंदर नए सेल बनेंगे कैसे, उसको अगर कोई लग जाएगा तो वो रिकवरी होगी कैसे, बराबर कि नहीं। कोई ऑर्गन डैमेज हो गया तो उसका रिकवरी कैसे होगा, विदाउट द सेल डिवीजन। तो यू कैन अंडरस्टैंड सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। अभी जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है उससे नए ऑर्गेनिज्म बन पाते हैं सेल डिवीजन की मदद से। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप, जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है वो सेल डिवीजन की मदद से बड़े होते, ग्रोज अप होते, क्योंकि उनमें सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते। इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर, अगर किसी बॉडी में कुछ जख्म वगम हो जाए वो रिस्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस अकर्स इन द, अभी सेल डिवीजन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। पहले बात करते हैं माइटोसिस कहाँ होता है। तो माइटोसिस अकर्स इन द सोमेटिक सेल्स, हमारे बॉडी में जो भी सोमेटिक सेल्स है उसके अंदर माइटोसिस होता है। सोमेटिक सेल्स मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जो बच्चे पैदा कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, उन सेल्स को छोड़ के बाकी सारे सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। हार्ट के हो गए, लंग्स के हो गए, स्किन के हो गए, इन सेल्स के अंदर हमेशा माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, बराबर। स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर एज मियोसिस अकर्स इन द जर्म सेल्स, या यू कैन से दैट रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। जैसा कि हमारा स्पर्म हो गया, एग हो गया, ये मियोसिस की प्रक्रिया से बनते हैं हमारे बॉडी में, ध्यान रखना। चैलेंज नंबर 1 कहां से आ गया, चैलेंज नंबर 6 होगा, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड। चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, आपको रिवीजन करने के लिए पूछा है कि हमारे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं कि ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, या एक और प्रोसेस थी कोई, तो याद करो, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो इसका आंसर कमेंट करो फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लुक एट दिस, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। इस पे आपको मार्च 2021 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दे रखा है आपको समझ जाने के लिए, लुक एट दिस। माइटोसिस कहाँ होता है, तो माइटोसिस हमारे बॉडी के सोमेटिक सेल्स में होता है। माइटोसिस कहाँ होता है, तो माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है। कहाँ होता है, सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। और मियोसिस कहाँ होता है, तो मियोसिस होता है जर्म सेल्स के अंदर। मियोसिस कहाँ होता है, जर्म सेल्स के अंदर। फिर है अकर्स इन द बोथ सेक्स एंड एसेक्सुअल सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में भी होता है, एसेक्सुअल में भी होता है। अकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो सेक्सुअली बच्चे पैदा करते हैं, पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके अंदर आपका क्या होता है, मियोसिस होता है। सेल्स, 1 सेल्स डिवीजन, 2 सेल्स डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन होके जो सेल बनता है वो डिप्लॉइड सेल बनता है। कैसा बनता है, डिप्लॉइड सेल बनता है। और यहाँ पे जो सेल बनता है सेल डिवीजन होने के बाद वो कैसा सेल बनता है, हैप्लॉइड सेल बनता है। और बहुत सारी चीजें आप अपने बुक से डाइजेस्ट से आप देख सकते हो। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कितने, 2021 में। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3B का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चल अपनी हॉबीज बता, आपको अपनी हॉबीज कमेंट में बतानी है कि आप क्या करना पसंद करते हो। आप में से कोई म्यूजिक का शौकीन होगा, कोई डांस का शौकीन होगा, कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग करता होगा, तो आपकी हॉबीज को अपने कमेंट्स में टाइप करना है, सो दैट एक पॉजिटिव माहौल बनाते कमेंट सेक्शन में, ठीक है। निगेटिव नहीं, पॉजिटिव माहौल, नए तरीके से अपने आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये नॉट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, मार्च 2019 में पूछा था। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और उसके अंदर लेबल करो सेंट्रोमर्स और पी आर्म्स को। तो ये डायग्राम बनाना था, सेंट्रोमर को, पी आर्म को, क्यू आर्म को, ऐसा लेबल करने वाला क्वेश्चन आया था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो अब देखो यहाँ पे नहीं है माइटोसिस, मियोसिस, कभी भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आया कि 3 मार्क्स के लिए पूरा माइटोसिस एक्सप्लेन करो या मियोसिस एक्सप्लेन करो। इसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल नॉट डायरेक्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि माइटोसिस, आपकी एक्सरसाइज में तो माइटोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, तो उसमें सारी बातें आप पढ़ोगे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा लिखा नहीं एक्सरसाइज के अंदर। 2020 में ये एमसीक्यू आया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन द मेटाफेज। तो क्वेश्चन आया था कि बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माइटोसिस के कौन से फेज में डिसअपियर होती है, तो आंसर क्या है, मेटाफेज, ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर आया था ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन पैरेलल इन इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये क्वेश्चन आया था कि कौन से फेज में सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं, तो वापस से आंसर है मेटाफेज। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रोमर, तो ये क्वेश्चन आया था कि भैया बताओ कि कौन से फेज में
स्पाइंडल फाइबर बनते हैं तो मेटाफेज में बनते हैं, या क्वेश्चन आता है कि कौन से मेटाफेज में कौन से फ्लेक्सिबल प्रोटीन बनता है बिटवीन द सेंट्रोमर्स, तो आंसर होगा स्पाइंडल फाइबर। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब समझा कि जब भी आप माइटोसिस को याद पढ़ोगे तो माइटोसिस में हर एक प्रोसेस पे ज्यादा करके मेटाफेज पे पूछे गए क्वेश्चन से अभी शायद एनाफेज पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेटाफेज में सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, तो मे भी एनाफेज पे आ सकता है, मे भी प्रोफेज पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि प्रोफेज के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर होना शुरू होता है। क्वेश्चन आ सकता है बताओ कौन से फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, तो प्रोफेज के अंदर। तो इस तरीके से पढ़ते समय ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन में पढ़ना। लाइक बंच ऑफ बनाना, सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं और बंच ऑफ बनाना के जैसे दिखने लगते हैं, कौन से फेज में, एनाफेज में। तो इस तरीके से आप माइटोसिस को अच्छे से पढ़ना पढ़ते समय, तो आपका 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, या किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, खुद के दम पे करके होंगे ना। और लास्ट प्रोसेस कौन सा है, टेलोफेज, ठीक है। मियोसिस से डायरेक्ट कोई इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है मियोसिस से अभी तक डायरेक्ट, बट मे बी एक बड़ा टॉपिक है तो एक बार रीड करोगे। बट देखो यार, मैंने इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि पूरा बुक ही में इंपॉर्टेंट दे दूंगा तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो मियोसिस में एमसीक्यूज वगैरह के फॉर्मेट में लर्न कर लेना, बस इतना ज्यादा काफी, बहुत बड़ा है टॉपिक, तो आप ज्यादा डिफिकल्टी नहीं चाहते हो तो पहले जितने मैंने टॉपिक्स आपको बताए वो कवर अप कर लेना, फिर आपको लगे कि अभी चलो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है तो आप मियोसिस वगैरह करने लग जाना, ठीक है। बाद में कभी कभी नहीं, ऐसे बुक में जो क्वेश्चन दिए रहते ना, ऐसे वाले क्वेश्चन जिनका थोड़ा सा रिलेशन 9th स्टैंडर्ड से भी होता है और 10th से भी होता है, तो ऐसे क्वेश्चन वो एज इट इज उठा के 5 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सेल कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जिस सेल के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम साथ में हो तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेल कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड, जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसके अंदर अलग अलग क्रोमोसोम एक एक ही होता है, नॉट पेयर में होता है, ठीक है, पेयर में नहीं होता है। What do you mean by the homologous chromosome? Homologous chromosome मतलब 2 क्रोमोसोम ऐसे पेयर में होते हैं और दोनों के पास सेम शेप होता है एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब क्या आपको पता क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स। तो यहाँ पे अगर जो जीन्स है वही यहाँ पे मौजूद होगा, यहाँ पे जो जीन्स है वही यहाँ पे मौजूद होगा, तो पेयर में होंगे, और जो जीन्स का पोजिशन होगा दोनों क्रोमोसोम के अंदर आइडेंटिकल जीन्स का, वो सेम लेयर पे होगा या सेम लेवल पे होगा, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। Whether the gametes are diploid or haploid, तो गैमेट्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम से बने होते हैं। तो गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। पूछा गैमेट्स मतलब स्पर्म और एग, तो स्पर्म और एग में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, डबल नहीं होता, सिंगल सेट ऑफ होता है, इसके लिए उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा वाई, क्योंकि उसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट्स वाई का आंसर भी हो गया हमारा। हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, हैप्लॉइड सेल्स कैसे बनते हैं, मतलब स्पर्म और एग कैसे बनते हैं, तो स्पर्म और एग मियोसिस के प्रोसेस की मदद से बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉइड सेल, दे फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड सेल का इंपॉर्टेंट क्या है, देखो भाई, जब हैप्लॉइड सेल मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और जिससे नया बच्चा पैदा होता है। समझ में आ गया, तो दिस इज वेरी सिंपल। तो आप अच्छे से इन पॉइंट्स को भी अच्छे से कवर अप कर लेना, ठीक है। बाद में तो ये एक्सरसाइज है, तो आपको अभी पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको कितने एक्सरसाइज करनी है, कितने क्वेश्चंस करने हैं। और आई होप सो इस सेशन आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेना। जो भी वीडियो के एंड तक पहुंचे प्लीज कमेंट में इसका आंसर कर लेना, प्लीज कमेंट में इसका आंसर कर लेना, मैं समझ जाऊंगा। देखो मुझे पता है ये सब आपको आता है, बट अगर आप इसका आंसर करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो कमेंट में इसका आंसर कर लेना 3 × 33, तो इसका मतलब समझेगा कि आप वीडियो के एंड तक पहुंचे और आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और या एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें सीखते रहना, पॉजिटिव रहना, पढ़ाई चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ बैलेंस बना के रखना। कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग।